शहर की हलचल से दूर नरेला काफी सुंदर और संपन्न गांव है। नदी के उस पार बसे नरेला गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। नदी की वजह से पानी की दिक्कत नहीं होती है, जिससे खेती भी बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से गांव के लोगों का शहर जाना ना के बराबर ही होता है। हाँ, लेकिन कुछ अमीर घर के बच्चे नदी के उस पार दूर शहर में पढ़ने जरूर जाते थे। रजत उसमें से ही एक था। वो शहर सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं गया, बल्कि हमेशा के लिए शहर में बने बड़े स्कूल के हॉस्टल में रहा और वहीं बड़ा हुआ। साल में 1-2 बार आता भी तो साहबजादे को मोटर गाड़ी ही लेने जाती थी। वो बन ठन के बैठकर उसमें आता और वापस भी उसी में बैठकर चला जाता था। आखिर था भी तो जमींदार का बेटा, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो। मैं हूँ नीना। इस वक्त आप मेरा बचपन देख रहे हैं, क्योंकि मुझे देखने आपको, खैर मैं भी क्या बात बताने लगी। हाँ, रजत वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। बचपन में हम दोनों साथ में खूब खेला करते थे। खेल चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा मेरा ही जोड़ीदार बनता था। लेकिन जैसे जैसे वो शहर की आबो हवा में पलता गया, मुझे भी भूलता चला गया। और एक वक्त ऐसा आया कि उसकी मोटर गाड़ी शहर की तरफ से गांव में आई और मैं हाथ हिलाती रह गई। पर ना तो उसने गाड़ी रुकवाई और ना ही मुड़कर पीछे मेरी ओर देखा। उस दिन मैं बहुत रोई थी। जी कर रहा था कि उसके घर जाकर उससे पूछूं कि इतनी जल्दी भूल गए अपनी नीना को। पर मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि जमींदार के घर के आंगन में मैं पाँव भी रख सकूं। इसीलिए नदी के किनारे बैठकर ही रोती रही और सोचने लगी कि आखिर रजत इतना कैसे बदल गया। पर इसका फायदा कुछ नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरह से बदल चुका था। काफी साल बीत गए, पर वो गांव नहीं आया। फिर मैंने किसी से सुना कि रजत के शहर में ही किसी सरकारी विभाग में नौकरी लग गई है। मतलब मेरा रजत बाबू बन गया। भले ही रजत मुझे भूल गया, पर उसकी इस कामयाबी पर शायद ही कोई मेरे जितना खुश हुआ होगा। लेकिन मेरी खुशियों पर किसी की ऐसी काली नजर लगी कि गांव में एक ही दिन में सब बदल गया। अगले अमावस की रात गांव के बड़े जमींदार गायब हो गए और सुबह उनकी लाश नदी में तैरती हुई मिली। और जो रजत कई सालों से गांव नहीं आया था, वो लाश के नदी से निकलने से पहले ही वापस लौट आया। अपने पिता की लाश देखकर रजत हिल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता के साथ ये हुआ कैसे। वो गांव के एक बड़े जमींदार थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके आगे आंख भी उठा सके। फिर आखिर उसके पिता की लाश नदी में कैसे? क्या सोच रहे हो रजत बेटा? काका, पिताजी के साथ ये कैसे हुआ? नदी का श्राप लगा है बड़े जमींदार को। अमावस की रात यहाँ से गुजर रहे थे। महीने के 30 दिन रात खेलकर यहाँ बड़ा हुआ हूँ। मुझे तो नहीं लगा कभी श्राप। अरे तब की बात और थी रजत बेटा। अब सब कुछ बदल गया है यहाँ। पिछले कुछ सालों से ये नदी गांव के लोगों के लिए काल बन चुकी है। ना जाने कितने ही लोगों की जान अमावस की रात में इस पुलिया ने ले ली है। ये सब बकवास है। मैं खुद पता लगाऊंगा कि आखिर मेरे पापा की मौत के पीछे कौन है। फिलहाल अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। रजत अब काफी बदल चुका था। इस बार तो उसे देखकर भी उसके सामने नहीं आई। दूर से ही उसके बदले हुए रूप को देख रही थी। न जाने क्यों उसे देखकर मुझे डर लग रहा था। उसके अंदर मुझे बड़े जमींदार का रूप दिखाई दे रहा था। खैर, वो नदी के किनारे ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और फिर सभी के साथ अपने घर लौट जाता है। लेकिन रजत की हालत ये हो जाती है कि वो रातों को भी सो नहीं पाता है, क्योंकि दिन रात वो एक ही चीज सोच रहा था कि आखिर उसके पिता की मौत हुई कैसे और लोग उस नदी को शापित क्यों कह रहे हैं। उसी रात रजत अपनी बाइक निकालता है और आधी रात में ही नदी के पुल पर पहुंच जाता है। रजत पहली बार इस पुल पर नहीं आता है। वो पहले भी कई बार इस पुल पर आ चुका था, लेकिन इस बार नदी से लेकर पुल तक का पूरा माहौल बदला हुआ था। नदी के ऊपर धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे गर्म पानी से भाप निकल रही हो। रजत अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकालता है और उसे सुलगाकर कश लेने लगता है। मैं भी उस वक्त पुल के दूसरी ओर ही थी। मन कर रहा था कि अभी भाग कर जाऊं और रजत को गले लगाकर कहूं कि रजत, मैं हूं तुम्हारी नीना। लेकिन इससे पहले कि मैं रजत के पास जाती, मोटर गाड़ी की तेज आवाज आती है और पुल के पास आकर रुक जाती है। उसमें से रजत के काका निकलते हैं और कहते हैं, रजत, रात को यहाँ क्यों आए हो? वापस चलो घर। देखने आया हूँ काका
कि आखिर वो कौन सा श्राप है जिसने मेरे पिता को निगल लिया। मैंने कहा ना, वापस चलो और गाड़ी में बैठो अभी। काका की आवाज इस बार बहुत तेज थी और भले ही रजत बड़े जमींदार का बेटा था, लेकिन काका भी उसके लिए पिता की तरह ही थे। इसीलिए वो सिगरेट नदी में फेंक देता है और वापस गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है। अगली सुबह वो गांव के अपने दोस्तों से मिलता है, जिनको उसने बचपन में ही शहर जाने के कारण छोड़ दिया था। लेकिन अब रजत खुद चलकर उनके पास जाता है तो सभी उससे बातें करने लगते हैं। एक दोस्त की हैसियत से वो उससे नाराजगी तो दिखा सकते थे, लेकिन उनकी हैसियत इस बात की इजाजत नहीं देती और वो वापस से ही उस पल में रजत से ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे कभी अलग हुए ही ना हो। हालांकि रजत बुरा नहीं था, लेकिन इस बार जब वो अपने दोस्तों से बात करना शुरू करता है तो उनके लिए नहीं बल्कि अपने पिता की मौत का पता लगाने के लिए। फिर रजत को पता लगता है कि अकेले उसके पिता की ही जान नहीं गई है उस श्रापित पुल की वजह से, बल्कि पिछले 5 अमावस में हर रात कोई ना कोई उस पुल के नीचे मरा हुआ मिला और रजत के पिता उसमें आखिरी थे। इतनी जानकारी मिलने के बाद रजत हर उस आदमी के परिवार वाले से जाकर मिलता है जिसकी जान पुल के नीचे गई थी। उधर ही रास्ते में मेरा भी घर था। मेरे घर को देखकर रजत अचानक ही अपनी बाइक रोक लेता है और मेरे घर को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन क्यों? क्या वो मेरे गरीब घर को देखना नहीं चाहता था, या फिर बचपन के उन लम्हों को याद कर रहा है जब घर के बाहर आकर मुझे आवाज लगाता था? जो भी हो, उसे अपने घर के बाहर देख मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और ये बेचैनी तब और बढ़ गई जब वो मेरे घर के दरवाजे की तरफ बढ़कर दस्तक देने ही वाला था। लेकिन न जाने फिर उसे क्या हुआ। वो दस्तक देने से पहले ही वापस लौट गया। मेरी बढ़ती हुई बेचैनी अचानक से उदासी में बदल गई कि आखिर वो मुझसे मिले बिना ही क्यों लौट गया। इधर रजत मौत की गुत्थी सुलझा रहा था और उधर रजत के काका किसी भी तरह अघोरी नंदा से मिलना चाह रहे थे ताकि वो किसी भी तरह नदी के श्राप को खत्म करवा सके, ताकि गांव सुरक्षित हो जाए। रजत ने जब अपनी जानकारियों को एकत्रित किया तो पता चलता है कि मरने वाले सभी लोग कहीं ना कहीं उसके पिता से कनेक्टेड हैं और बड़े ही खास लोग थे जो पिछले कुछ साल से उसके पिता की सुरक्षा में थे। तो नदी के श्राप से आखिर यही 5 लोग क्यों मरे जो आपस में एक दूसरे को जानते थे? इस चीज को समझने के लिए रजत फिर से आधी रात को उस पुल पर पहुंच जाता है जहां पहले से ही एक लड़की होती है। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे देखकर रजत अपनी सिगरेट अंदर रख लेता है और फिर लड़की की तरफ बढ़ता है और कहता है, सुनो, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं ये नदी का पुल श्रापित है? अगर ये बात सच है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीना, तुम? रजत के मुंह से अपना नाम सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि पुल पर खड़ी लड़की मैं ही थी और रजत ने बस मेरी आवाज से ही मुझे पहचान लिया था। और फिर मैं जैसे ही उसकी तरफ मुड़ी, उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान दिखी जैसे उसने बहुत कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो। उसकी आंखों में ये साफ दिख रहा था कि वो मुझे बाहों में जकड़ लेना चाहता है और मैं भी, लेकिन हम दोनों ही ऐसा नहीं कर पा रहे थे। मुझे माफ कर दो नीना। किस बात की माफी रजत? इतने सालों तक तुमसे दूर रहा, तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। अब तो बहुत देर हो गई है रजत। क्यों? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? क्या तुम्हारी शादी हो गई? या फिर नीना, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। बस मजबूर था अपने खानदान को लेकर, जो मुझे तुमसे मिलने से रोकते थे। इसलिए मैंने इस गांव में आना ही बंद कर दिया था, जहां मैं तुमसे मिल ही ना पाऊं। पर अब और नहीं नीना, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। रजत ये कहते हुए अपने घुटनों पर आ गया। उसके हाथ आपस में जुड़ गए और आंखें बंद। और जब उसकी आंख खुली तो सामने मैं, यानी नीना नहीं, बल्कि रजत के चाचा और उसके साथ अघोरी नंदा होते हैं। नीना कहाँ गई? यहाँ कोई था ही नहीं बच्चा, तू माया जाल में फंसा है। काका, कौन है ये ढोंगी और किस माया जाल की बात हो रही है? मूर्ख, मैं नंदा हूं, अघोरी नंदा। और तू जिस नीना की बात कर रहा है वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? नीना अभी मेरे सामने थी। काका, मुझे अब नीना से कोई अलग नहीं कर सकता। बाबा,
आप कुछ कीजिए। उस नीना की वजह से मेरे बड़े भाई साहब भी चले गए और अब मेरा भतीजा भी। आप उस नीना की आत्मा को खत्म कर दीजिए और ये मामला भी खत्म कीजिए। मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। अरे कपटी, नंदा पैसों का भूखा नहीं है, वो तो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। पापी था तेरा भाई और मैं नीना की आत्मा को खत्म नहीं करूंगा, बल्कि उसे मुक्ति दिलवाऊंगा, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा अन्याय हुआ है। नीना के साथ अन्याय? ये क्या बात कर रहे हैं आप? बेटे, तू मुझे नहीं जानता, लेकिन नंदा भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानने की ताकत रखता है। तेरे साथ भी गलत हुआ है। तेरे बाप ने जो नीना के साथ किया वो तो बहुत बड़ा पाप है। इतना कहते ही अघोरी नंदा ने रजत के सिर पर हाथ फेरा और वो सीधे निढाल होकर पुल पर गिर गया और उसकी आत्मा सीधे उस दिन में पहुंच गई जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वो दिन मेरा आखिरी दिन था, जिसे मैं मरने के बाद भी नहीं भूल पाई हूँ। गांव के स्कूल में 26 जनवरी की तैयारी चल रही थी। मैं भी वहीं बच्चों को पढ़ाती थी। झंडा फहराने के लिए जमींदार स्कूल पहुंचे। उन्होंने झंडा फहराया और फिर सभी बच्चों को बधाई भी दी। वो मेरे काम को देखकर काफी खुश हुए और फिर जाते जाते मुझसे कहा, बच्चों को काफी कुछ सिखाया है तुमने। लगता है अब बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना होगा। उनके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। अगले ही पल उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। फिर जैसे ही मैंने अपना नाम नीना बताया, वो गुस्से में लाल पीले हो गए और वहां से निकल गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें मेरा नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों आया। खैर, मैं अपने घर चली गई और फिर सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। फिर अमावस की रात आई और उस दिन बड़े जमींदार के 4 लोग मेरे घर आए और मुझे जबरदस्ती उठाकर नदी के किनारे ले गए, जहां जमींदार पहले से ही एक खटिया पर हुक्का लगाए बैठे थे। उन 4 लोगों ने मुझे उनके पास खड़ा कर दिया। नीना, क्या जादू चलाया है तूने मेरे बेटे पर? तेरे आगे मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। तुझसे शादी करने की बात पर अड़ा है, पर तेरी औकात नहीं उस लायक कि तू मेरी बहू बन सके। हाँ, रखेल बन सकती है मेरी। अब कपड़े उतार और आजा मेरे पास। आप इतने नीच हो सकते हैं, मुझे नहीं पता था। चले दीजिए मुझे यहाँ से। ए, कपड़े उतार साली के और पटक मेरी खटिया पर। जमींदार के इतना कहते ही जमींदार के 4 लोग मुझ पर टूट पड़े और शरीर से मेरे कपड़ों को नोचकर मुझे तार तार कर देते हैं और मुझे जमींदार के आगे किसी टुकड़े की तरह फेंक देते हैं और फिर मेरी चीख से वो पूरी नदी गूंज जाती है। लेकिन जमींदार के साथ साथ उन 4 लोगों को भी मुझ पर कोई दया नहीं आई और जमींदार के जाने के बाद उन 4 लोगों ने भी मेरे साथ तब तक हैवानियत की जब तक मेरी जान नहीं चली गई और फिर मुझे नदी में फेंक दिया। अनाथ थी तो किसी को कोई परवाह भी नहीं हुई। फिर मैंने खुद ही अपना बदला लेना शुरू कर दिया, जो बड़े जमींदार की मौत के साथ ही पूरा हो गया। ये सब सच जानने के बाद अचानक से पुल पर रजत की जान में जान आई और वो फूट फूट कर मेरा नाम लेकर रोने लगा। रो मत मेरे बच्चे, ये बाप के किए पाप का प्रायश्चित करने का समय है। मेरा यहाँ कोई काम नहीं, उसे तेरी जरूरत है। उसका अंतिम संस्कार कर और उसे मुक्ति दिला। इतना कहते ही अघोरी नंदा वहां से गायब हो गए और रजत रोता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी लाश तलाशने लगा और मेरी अधगली लाश मिलने के बाद उसे गले से लगाकर रोने लगा। उसके इस प्यार को देखकर मेरी आत्मा भी रो रही थी। रजत ने पूरे सम्मान के साथ मेरा अंतिम संस्कार किया और फिर वापस कभी शहर नहीं लौटा। आज 50 साल गुजर गए। यकीनन उसने आज तक शादी नहीं की। मेरे नाम पर स्कूल खोलकर गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करवाता है और हर रात नदी किनारे बैठकर मेरा इंतजार करता रहता है कि कभी तो अलाव की रोशनी में मैं उसके कंधे पर सिर रखकर बैठूंगी। मैं हर वक्त उसके साथ होती हूँ, बस वो ही मुझे नहीं देख पाता है।